नमस्कार। बड़ी खबर के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज नियामक यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की रिपोर्ट ने बोइंग कंपनी को नंगा कर दिया है। यह वही कंपनी है जिसका विमान 12 जून 2025 को अहमदाबाद में दोपहर में 1:40 पर उड़ान भरा और 1 मिनट के भीतर ही यह क्रैश हो गया। इस हादसे में 270 से ज्यादा लोगों की जानें गईं। विमान में मौजूद मात्र एक व्यक्ति ही जीवित बच पाया। जैसे जैसे हादसे की जानकारियां सामने आती हैं, स्थिति साफ होने के बजाय और विस्मय भरी हो जाती हैं। पता चला कि एयर इंडिया का 7878 ड्रीम लाइनर विमान था। यह विमान अमेरिका की बोइंग कंपनी द्वारा बनाया जाता है और पहली बार इस विमान का मॉडल हादसे का शिकार हुआ। बोइंग का नाम आते ही इससे जुड़े हादसों का इतिहास सामने आता है। बोइंग से बीते कुछ सालों में अमेरिकी सरकार के नियमों के साथ खेलने और अपने अनुसार नियम बनाने की घटनाएं भी सामने आती हैं। इससे पहले अहमदाबाद हादसे में काल कलवित हुए ड्रीम लाइनर का ब्लैक बॉक्स अभी भी जांच के दायरे में है। इसके बाद ही हादसे के कारण स्पष्ट हो पाएंगे। लेकिन इससे पहले बोइंग के पुराने कारनामों पर दुनिया में बाजार में एक और बात सामने आई है। अमेरिका में स्टॉक बाजार के नियामक SEC की एक रिपोर्ट कहती है कि बोइंग ने 2010 से 2022 तक लॉबिंग पर $20 करोड़ यानी 1700 रुपए केवल लॉबिंग करने पर खर्च कर दिए। साल 2021-2022 में $2.6 करोड़ यानी $225 करोड़ खर्च किए गए। SEC की एक रिपोर्ट बताती है कि 1998 से बोइंग ने लॉबिंग पर अब तक $32 करोड़ यानी 2700 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन बताती है कि बोइंग अमेरिका के अंदर लॉबिंग पर खर्च करने के मामले में 9वें नंबर पर है। बोइंग इस काम में 9वें नंबर पर तब आता है जब मार्केट कैप यानी हैसियत के मामले में वह अमेरिका में 70 से 80 के नंबर के बीच में आता जाता है। इसका सीधा मतलब है बोइंग अपनी हैसियत से कहीं अधिक खर्च लॉबिंग पर करती है। बोइंग अपने अनुसार नियम तोड़ने मरोड़ने के लिए अमेरिका के दोनों पार्टियों यानी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन को पैसा देती है। यह खर्च उसके लॉबिंग पर खर्च से अलग है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बोइंग ने साल 2004 से 24 के बीच $43 मिलियन यानी 3500 करोड़ रुपए केवल लॉबिंग पे खर्च किए। यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की रिपोर्ट ने बोइंग कंपनी की साख की लुटिया डुबो दी है। कभी अपनी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के नाम को लेकर दुनिया भर में प्रतिष्ठा बटोर चुकी बोइंग कंपनी अब जुगाड़ के सहारे जहां एक और मुनाफा कमाने में जुटी है, वहीं दूसरी ओर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 1997 का मर्जर और बोइंग की धूमिल होती प्रतिष्ठा इसका बड़ा सबूत है। बोइंग वर्तमान में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट निर्माता कंपनी है। बोइंग ने ही विश्व में पहला जेट यात्री विमान 707 दिया था। इसकी प्रतिष्ठा विश्व की सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग कंपनियों में होती थी। इसने 747 जैसे पहला जंबो जेट दिया जिसने विश्व को जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। सिर्फ यात्री विमान ही नहीं बल्कि मिलिट्री विमानों में भी इसका कोई तोड़ नहीं है। बोइंग ने विशालकाय C-17 ग्लोब मास्टर जैसे विमान बनाए जो आज भारतीय वायुसेना उपयोग करती है। लेकिन 1997 में बोइंग और मैकडॉनल्ड डगलस मर्ज हो गए। विशेषज्ञ कहते हैं इसी के बाद बोइंग का डाउनफॉल शुरू हो गया, यानी फॉल फ्रॉम ग्रेस, यानी अर्थ से फर्श पे गिरना शुरू हो गया। बोइंग इसके बाद इंजीनियरिंग पर फोकस करने वाली कंपनी से नफे नुकसान पर फोकस करने वाली कंपनी बन गई। इसका फोकस अब दुनिया को बेहतरीन तरीके से बनाए गए विमान देना नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना हो गया। पहले कर्मचारियों से पारदर्शी रहने को कहा जाता था, अब उन्हें गलतियां छुपाने को कहा जाने लगा। इसके चलते बोइंग की प्रतिष्ठा धूमिल होती गई। वैश्विक बाजार में वह लीडर नहीं रही। एयरबस उससे बड़ी कंपनी बन गई और पटखनी दे दिया उसे। बोइंग की गिरती प्रतिष्ठा का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले 2-3 दशक में वह नया विमान मॉडल नहीं ला पाई है बल्कि पुराने पर ही प्रयोग करके काम चला रही है। इसके चलते सैकड़ों यात्रियों की जानें जा चुकी हैं।
बोइंग अब जब क्वालिटी में फेल हुई है तो उसका फोकस अमेरिका और बाहर के देशों में नियम और नीतियों को प्रभावित करने और उसमें अपने अनुसार बदलाव करवाने पर रहा है। बोइंग की बात करें तो कंपनी अकेले अमेरिका में ही लॉबिंग पर हजारों करोड़ खर्च करती है। बोइंग एक अमेरिकी कंपनी है। इसकी आय का एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी सरकार से मिलने वाले ठेकों से आता है। बोइंग अमेरिका के लिए कई सैन्य विमान बनाती है। इसके अलावा अमेरिका के ही नियम और नीतियां बोइंग पर लागू होते हैं। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यह अमेरिकी नीतियां कैसे उसके हित में रहे, इसके लिए वह हजारों करोड़ खर्च करती है। बोइंग यह भी ध्यान रखती है कि वह किसी एक पार्टी को ज्यादा फेवर न करे। रिपोर्ट्स बताती है कि बोइंग दोनों पार्टियों को लगभग बराबर फंडिंग करती है। हालांकि बोइंग ने बीते वर्षों में अधिक फंडिंग डेमोक्रेट्स को दी है। अमेरिका में इस प्रक्रिया को लॉबिंग कहते हैं। वैसे तो अमेरिका में लॉबिंग कोई गैर कानूनी काम नहीं है, लेकिन बोइंग की एक लॉबिंग से 270 से ज्यादा लोगों की जान चली जाए तो यह मुद्दा बनता है। यह बोइंग के इतिहास में काला धब्बा है। बोइंग की लालच और लॉबिंग से बचने के लिए कुछ सालों पहले 300 से अधिक जाने गई। यह कहानी चालू होती है 2010 के आसपास, जब विश्व के एयरक्राफ्ट मार्केट पर राज करने वाली बोइंग को यूरोप से निकली कंपनी एयरबस लगातार पटखनी दे रही थी। एयरबस की सफलता का राज उसके 8320 नियो विमान थे। यह बोइंग के 373 विमानों की तुलना में आधुनिक थे और कम तेल की खपत करते थे। लगातार एयरलाइंस इसके चलते एयरबस को ऑर्डर दे रही थी और बोइंग पिछड़ रहा था। बोइंग ने ऐसे में एक नया विमान बनाने की सोची, लेकिन बोइंग के नए विमान के डेवलपमेंट में पैसा नहीं लगाना चाहता था। ऐसे में उसने एक नया आइडिया निकाला। बोइंग ने प्लान बनाया कि 1960 के दशक में डिजाइन किए गए बोइंग 737 को ही नया रूप देना। बोइंग ने इस प्लेन का नाम रखा 737 मैक्स। बोइंग ने इसके बाद विमान में डिजाइन और विंग्स में बदलाव किए। विमान के कॉकपिट में बदलाव हुआ। इसका लैंडिंग गियर भी बदला गया। नए विमान में लीप 1 इंजन भी लगाए गए जो 14% अधिक तेल बचाते थे। यह इंजन पुराने इंजनों के मुकाबले बड़े थे। जहां पुराने इंजन 737 के विंग्स यानी पंखे पर लगाए जाते थे, वहीं नए इंजन बड़े होने के कारण इन्हें पंखों से खिसका दिया गया। ऐसा न करने पर इंजन जमीन से टकरा रहे थे। यहीं से सारी कहानी बिगड़ती है। नए इंजन पुराने के मुकाबले अधिक भारी थे। ऐसे में इनके चलते विमानों का अगला हिस्सा हवा में ऊपर उठ जाता था, जो विमान को नियंत्रित करने में बड़ी समस्या पैदा कर रहे थे। बोइंग ने इसका हल निकाला। एक सिस्टम यम कैश लाया। यम कैश विमान के अगले हिस्से को अपने आप नीचे की तरफ दबा देता था और यह काम सेंसर के जरिए होता था। जैसे ही विमान के सेंसर को लगता था कि विमान का अगला हिस्सा ऊपर अधिक उठ रहा है, तुरंत ही वह उसे नीचे गिरा देता था। बावजूद इसके बोइंग का यह विमान पूरी दुनिया में हिट हुआ और इसके हजारों ऑर्डर मिले। लेकिन बोइंग इस पूरे मामले में एक बेईमानी कर ली। बोइंग ने 737 को पूरी तरह बदल दिया, लेकिन उसने दावा किया कि इसे फिर से अमेरिकी विमान नियामक यानी FAA से प्रमाण पत्र लेने की कोई जरूरत नहीं है। असल में विमान के हर सिस्टम के लिए प्रमाण लेना एक बड़ा खर्चीला सौदा होता है। इससे विमान की डिलीवरी की टाइमलाइन बढ़ जाती है। इसके अलावा नए सिस्टम्स के ऊपर पायलटों की ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है। बोइंग ने इन सब से बचने के लिए FAA के सामने दावा किया कि वह मूलतः पुराना विमान है। ऐसे में इसके लिए अलग से सर्टिफिकेट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसने कानूनों के लूप होल्स का फायदा उठाया। बोइंग ने पूरा विमान तैयार कर लिया, लेकिन अमेरिकी विमान नियामक यानी FAA को उसके सिस्टम का सर्टिफिकेशन नहीं करने दिया। यहाँ तक कि बोइंग ने अमेरिका में बड़े स्तर पर लॉबिंग की और 2018 में एक कानून से भी ज्यादा प्रभावी ढंग से पास करवाया। साल 2018 में अमेरिकी संसद ने बोइंग की मजबूत लॉबिंग के बाद FAA यानी रीऑथराइजेशन एक्ट पास किया। यह कानून अमेरिका में विमान बनाने वाली कंपनियों को यह अधिकार देता था कि वह अपनी बनाई गई तकनीकों का खुद सर्टिफिकेशन कर सके। इस कानून ने FAA की शक्तियों को सीमित कर दिया। अमेरिकी विमान नियामक कानून का सीधा असर बोइंग के 737 मैक्स प्रोग्राम से जुड़ा था। अब बोइंग को खुले तौर पर यह अधिकार मिल गया कि वह 737 मैक्स विमानों के नए सिस्टम को बिना किसी
सर्टिफिकेशन के बेचे। इसके बाद बोइंग ने धुआंधार तरीके से 737 मैक्स की बिक्री जारी रखी। पूरे विश्व की एयरलाइंस ने यह विमान खरीदे। 19 अक्टूबर 2018 को ऐसे ही इंडोनेशिया की लायन एयर का एक विमान उड़ने के कुछ समय बाद ही समुद्र में क्रैश हो गया। इस दुर्घटना में 189 यात्री और क्रू के लोग मारे गए। नए प्लेन का इस तरह से गिरना और क्रैश हो जाना किसी के समझ में नहीं आ रहा था। इस दुर्घटना में मरने वाले पायलट भारतीय थे, वही इस विमान को उड़ा रहे थे। इस घटना के मात्र 6 महीने बाद ही मार्च 2019 में इथोपियन एयरलाइंस का एक विमान राजधानी आदिस अबाबा में उड़ने के कुछ मिनटों बाद ही क्रैश हो गया। इस दुर्घटना में भी 157 लोग क्रू समेत मारे गए। इसके बाद बोइंग के ऊपर दबाव बढ़ना चालू हो गया और उसके दुनिया भर में 737 विमान जमीन पर खड़े कर दिए गए। दोनों दुर्घटनाओं की जांच हुई तो पता चला कि बोइंग विमान को नीचे दबाने वाले यम कैश सेंसर की वजह से ये हादसे हुए। सामने आया कि दोनों दुर्घटनाओं में यम कैश ने विमान को नीचे की तरफ दबाना जारी रखा, जबकि पायलट इस दौरान लगातार उसे उड़ाने का प्रयास करते रहे। पायलट इसमें विफल रहे और गड़बड़ सिस्टम ने विमान को नीचे गिरा दिया। दोनों हादसों में जांच के बाद जब यह दबाव बढ़ा तो बोइंग ने माना कि हाँ, यह उसने जानकारियां छुपाई थी। बोइंग ने माना कि उसने पायलटों को इस नए सिस्टम के बारे में बताया नहीं था। बोइंग ने इस यम कैश सिस्टम को खुद ही सुरक्षित सर्टिफाइड कर दिया था। बाद में यही 346 लोगों की मौत का कारण बना। यम 373 यानी 737 मैक्स की सुरक्षा जांच FAA नहीं कर सके, इसके लिए उसने कानून पहले ही बनवा लिए थे। इसीलिए उसने हजारों करोड़ खर्च किए और अमेरिकी संसद में लोग अपने पक्ष में खड़े कर लिए। बोइंग की इस लॉबिंग का परिणाम 336 लोगों और क्रू की मौत, हजारों प्लेन का जमीन पर खड़ा होना और एयरलाइंस के हजारों करोड़ घाटे के रूप में इसका नतीजा सामने आया। बोइंग अहमदाबाद मामले में क्या रुख अपनाएगी यह भविष्य के गर्भ में है, लेकिन विमान की तकनीकी खामियां निकाली जाएं तो क्या बोइंग उन्हें स्वीकार करेगी? क्या किसी जुगाड़ के सहारे बचने की कोशिश करेगी? यह भी समय बताएगा, लेकिन उसका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वह नैतिक मूल्यों को लेकर अब कोई खास भरोसा या विश्वास नहीं करती है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल दिनेश शर्मा जी, डिफेंस एक्सपर्ट, और डॉक्टर वंदना सिंह जी, एविएशन एक्सपर्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल दिनेश शर्मा जी, जैसा आपने देखा कि सेना के क्षेत्र में काम करने वाली बोइंग कंपनी, जो लगता है कि एक भी भूल पूरे देश को महंगा पड़ता है, उसके बावजूद वह एक के बाद एक गलतियां कर रही है और बचती जा रही है, केवल अमेरिकी कानूनों की आड़ में। क्या भारत उसको दंडित करने के लिए जो एग्रीमेंट बनता है उसमें ऐसा कोई क्लॉज नहीं डालती है जिसको दंडित किया जा सके उसको? डॉक्टर साहब, आपकी जो पूरी रिपोर्ट मैं बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ और ये पूरी रिपोर्ट और जितने आपने तथ्य पेश किए हैं ये बड़े स्केरी हैं कि किस प्रकार से जो है आप नियमों को ट्विस्ट करने के बाद और आप अपने एरोप्लेन्स के साथ जो है इस प्रकार की तकनीकी खामियों को कवर अप करते हैं। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट और दुख की बात है। अब आ जाती है बात हमारे देश की सुरक्षा के लिए, तो मेरा ये मानना है कि हमारे पास भी जो है एविएशन के एक्सपर्ट हैं जो टेक्निकल डिटेल्स जानते हैं। जब भी हम किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इस प्रकार की कंपनियों के साथ, तो हमें जरूरी बात है कि इस प्रकार के नियमों को उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अंदर हमें ये इंडिकेट करना चाहिए कि हमें इसके अंदर से आने वाले भविष्य के अंदर अगर किसी प्रकार का कोई क्वालिटी लैकिंग रहती है तो उसके लिए जो है सप्लाइंग कंपनी जो है वो जिम्मेवार होगी। लेकिन सिर्फ ये जिम्मेवारी तक ही नहीं हम इसको सीमित कर सकते हैं। हमें उन जहाजों को या उन एयरप्लेन्स को जो है हमारे खुद के एक्सपर्ट्स को जो है एक्स्ट्रा इनिशिएटिव और अच्छे ढंग से जो है उसका क्वालिटी कंट्रोल को चेक करना होगा ताकि आने वाले दिनों में किसी प्रकार की जान और माल की हानि ना हो सके। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर वंदना सिंह है हमारे साथ। बोइंग ने खुद माना है कि उसने तमाम बड़ी जानकारियां छुपाई,
जिससे एक नहीं कई विमान हादसे हुए हैं। अगर एक कंपनी अमेरिका की नहीं होती तो दुनिया भर की सरकारें उससे पता नहीं क्या, अब तक वह दिवालिया हो गया होता। वंदना सिंह जी, क्या इस तरह का पैसे जानबूझ के दिया जाता है ऐसी कंपनियों को? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जितना हो सके मैं हिंदी में बातचीत करूं। जी तो पहली बात तो ये है कि देश में दो कंपनियां हैं, बोइंग एज वेल एज एयरबस इंडस्ट्रीज, जिसके बारे में हम सुनते हैं, जो सारे जहाज इतने सालों से प्रोवाइड कर रहे हैं। मेजरली दीज आर द टू मेन जायंट्स इन द वर्ल्ड एयर स्पेस एज वी नो दैट। अब बोइंग का ट्रैक रिकॉर्ड एज वी ऑल नो हैज बीन एक्सीलेंट फॉर ऑल दीज इयर्स। ऐसा नहीं है कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब रहा है। ये इट इज कम इनटू फोरसाइट और इट्स कम इनटू द लाइमलाइट जब ये 737 मैक्स के दो प्लेन क्रैशेस हुए थे, which as you rightfully mentioned had to do with MCAS sensor system as well as pilot training which was not completed or insufficient pilot training that was given as the reason. Besides the 737 MAX, of course, जो ड्रीम लाइनर के बारे में हम बात कर रहे हैं, whether they are 777s, whether they are 787 dash series, whatever they are, पिछले 15 साल से तो कोई एक्सीडेंट, कोई क्रैश नहीं हुआ है। We know that, we accept it, and these Dreamliners have been flying very efficiently throughout the world. Now the question arises कि सर, जब हम किसी पे फिंगर पॉइंट कर रहे हैं तो हमारे पे भी फिंगर पॉइंट कर रही है, एंड ये वहीं पे आ रहा है जहाँ मैं एयर इंडिया की बात कर रही हूँ कि अगर प्रॉब्लम थी और अगर हम ये देख रहे थे कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, व्हाई वाज इट बीइंग गिवन द ग्रीन लाइट? उसको साइन ऑफ क्यों करा जा रहा था दैट द फ्लाइट कैन टेक ऑफ? व्हाई वाज इट नॉट एयरक्राफ्ट ऑन व्हाट वी कॉल AOG, एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड, और एयरक्राफ्ट गोइंग फॉर टेक्निकल मेंटेनेंस? जिस तरीके से अभी 84 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इक्विपमेंट एज वेल एंड द फैक्ट दैट दे हैव गॉन फॉर टेक्निकल चेक्स, तो ये पहले पॉइंट आउट क्यों नहीं हो रहे थे? ये भी क्वेश्चन एक आगे आता है। तो बिल्कुल आता है, इसीलिए एक खबर इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात कि इस रिपोर्ट को अमेरिका में जैसे हमारे यहाँ सेबी है वैसे वहाँ SEC है, जिसने यह पूरे विवाद पे एक नई रोशनी डाली है। बताया है कि एक कंपनी ही भ्रष्टाचार से ग्रस्त है। इसने कई बार माना है कि इसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया है। जैसे MCAS की बात की जाए तो उसमें बताया कि उसने पायलटों की ट्रेनिंग भी नहीं दी थी। ऐसे ही कई ऐसी चीजें होंगी जो इस विमान में भी, ड्रीमलाइनर में भी हो रही है। जब ये बन रहा था तो सुरक्षा मानकों को लेकर कई बार तनाव खड़े हुए थे। वंदना जी, आपको याद होगा इस चीज पर भी कि सिक्योरिटी को लेकर कई इश्यूज थे। उस पर भी चाहूंगा कि आप अपनी राय दीजिए। इसमें तो मेरी एक ही राय है। सबसे पहले जो मैं बार बार ये कह रही हूँ that there can be no compromise against safety and security of the human life, of the equipment, of the aircraft as such. उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता। तो अगर बोइंग इज ट्राइंग टू मीट डेडलाइंस of various orders that it is receiving from various countries, जो इनको ऑर्डर्स आ रहे हैं, जैसे एयर इंडिया से भी ऑर्डर आया है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए उसकी क्वालिटी पे कि भाई ये डेडलाइन है तो इस डॉक्टर वंदना सिंह, आपसे सीधा पूछना चाहूंगा मैं कि एयरबस जो है वह काफी नंबर 1 एयरलाइंस मानी जाती है, बोइंग आज भी नंबर 2 है। एयरबस लेने में क्या दिक्कत थी? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि लॉबिंग जो अमेरिका में दिख रही है वही हिंदुस्तान में भी वहां खुले तौर पे होती है, यहाँ बिना पर्दे के पीछे हो रही थी? इसका हम कुछ कह नहीं सकते हैं। देखिए, अगर आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं दैट इज फॉर द गवर्नमेंट टू आंसर, बिकॉज जो गवर्नमेंट एग्जैक्टली जो चीज ले रहे हैं, वेदर इट्स एयरबस वेदर इट्स बोइंग, एंड आप जानते हैं कि हम दोनों खरीद रहे हैं, तो इसमें सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो सारे इंजीनियर्स हैं, जो सारे इसका देख रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ दिस इक्विपमेंट। फॉर एग्जांपल, Dreamliner is a very fuel efficient aircraft as an example. जो benefits देख रहे हैं उस benefits के हिसाब से वो orders place कर रहे हैं, and like rightfully said, there is a proper NDA, non-disclosure agreement, that is signed, followed by a memorandum of understanding that's signed, and everything goes into the contract. That means कि अगर कोई faulty parts हैं, अगर कोई spare parts चाहिए,
तो बोइंग के इंजीनियर्स कैसे प्रोवाइड करेंगे, एयरबस के इंजीनियर्स कैसे प्रोवाइड करेंगे? इट इज अप्लाइंग टू ऑल. ऐसा तो नहीं है that we are only flying Boeing and we are not flying Airbus. We are flying both. There is a duopoly. कर्नल दिनेश शर्मा जी, डॉक्टर वंदना जो बता रही हैं, कह रही हैं, उससे साफ है कि जो एग्रीमेंट हो रहा है वह सरकार के और कंपनी के बीच में हो रहा है और उसकी बीच की बातें शायद सरकार ही जानती होगी, उसके अलावा कोई और नहीं जानता होगा। इसके अलावा भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, लॉबिंग की बात हो रही है। हम अपनी रिपोर्ट में बार बार बता रहे हैं कि एक कंपनी लॉबिंग के लिए ही जानी जाती है, अभी इनोवेशन क्षेत्र से हट चुकी है। इनका पूरा फोकस होता है कि कैसे प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। ये स्थिति एक जगह नहीं हो रही, पूरी दुनिया में दिख रही है। सऊदी अरब की बात की जाए, पत्रकार जमाल खशोगी की तुर्की में हत्या हो जाती है सऊदी एम्बेसी में, उस हत्या को मुद्दा बनाकर अमेरिका दबाव बनाता है सऊदी अरब पर और सऊदी अरब मजबूर होता है बोइंग के उन विमानों को लेने के लिए जिसको एक समय पहले रिजेक्ट किया जा चुका था। ऐसे में क्या अमेरिकी राजनीतिक भी इस पाप के बराबर के भागीदार हैं? दिनेश शर्मा जी। डॉक्टर साहब, आप अमेरिका की मनोस्थिति को तो जानते हैं। उनके लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है अपना किस प्रकार से उन्हें फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता। आप देखिए, मैं आपसे जरा इस सब्जेक्ट से हटके मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अमेरिका हमेशा आज तक जो है वर्ल्ड के सामने वर्ल्ड को उपदेश देता रहता था कि अमेरिका जो है वो डेमोक्रेसी को जो है प्रोग्रेस करना चाहता है, वो ह्यूमन राइट को वैल्यू करना चाहता। अब देख लीजिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है, जब वो मिडिल ईस्ट की यात्रा के ऊपर जाते हैं तो वहां से सीरिया के अल शारा जो उनके प्रेसिडेंट है उनके साथ मिलते हैं, उसी व्यक्ति से मिलते हैं जो कि अलकायदा के अंदर था, उस व्यक्ति से मिलते हैं, सेम पर्सन है जिसके ऊपर की इन्होंने बाउंटी रखी हुई थी, और सेम पर्सन है जो कि अमेरिका के अंदर 5 साल तक जो है जेल के अंदर रखा गया। तो अमेरिका के बारे में अगर आप एथिक्स की बात करते हैं, जहां उनके फाइनेंशियल, मैं कर्नल साहब इससे आगे की बात कर रहा हूं। साल 2000 की बात करें तो बोइंग ने अमेरिका के अंदर विमानों में तेल भरने वाले रिफ्यूलर विमानों की एक क्या कहा जाए अपना टेंडर निकाला, उसमें भाग लिया, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट करने के बाद वो एयर बस को ठेका मिलता है, ये लॉबिंग करके दोबारा विवाद खड़ा करते हैं और दोबारा ठेका बोइंग को मिल जाता है। यानी जो रिपोर्ट पहली बनाई गई थी उसको रिजेक्ट किया जाता है, इनकी खामियों को जो उजागर किया गया था उसको भी नज़रअंदाज किया जाता है। एयरबस की क्वालिटी अच्छी थी, उसके बाद भी नज़रअंदाज किया जाता है और तमाम बातें क्रिएट करके KC-46 का जो ठेका था वो वापस मिलता है बोइंग को। अब सवाल उठता है कि क्या ये राष्ट्रपति से भी ऊपर है, वहां के प्रशासन से भी ऊपर है ऐसी कंपनियां? दिनेश शर्मा जी। तो डीप स्टेट आप किसे कहते हैं? मतलब डीप स्टेट आप किसे कहते हैं कि जो इतने कैपेबल होते हैं, जो कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज तक को चेंज कर जाते हैं। तो पावरफुल लॉबीज होती हैं जो कि पार्टीज को सपोर्ट करते हैं और वो अपने इन्फ्लुएंस से जो है, जो उनके इंटरेस्ट के अंदर रूल रेगुलेशन या डिसीजन को चेंज करना, तो वो लोग कैपेबल हैं। मैं यही बात तो आपके सामने जो एग्जांपल मैंने दिया है अमेरिकन्स का, कि किस प्रकार से वो अपने इंटरेस्ट के लिए, मैं उनकी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं, गवर्नमेंट दबाव में तो होती ही है, ये तो बात साफ हो गई है। तो गवर्नमेंट को जब आप लॉबिंग कर रहे हैं, क्या आप कोई चैरिटी तो नहीं कर रहे हैं ना, जो रिपब्लिकन को और डेमोक्रेट्स को जो आप इतना फंड्स दे रहे हैं। 27,000 करोड़ रुपए आपने बताया लॉबिंग के लिए, 17,000 करोड़ टोटल 32,000 करोड़ रुपए अब तक ये लॉबिंग में खर्च कर चुके हैं। डॉक्टर वंदना सिंह, एक बड़ा सवाल आपसे है कि जब डोनाल्ड ट्रंप के बारे में माना जाता है कि वह डीप स्टेट वाली जो एक्टर्स थे उनके प्रभाव से निकल चुके हैं, लेकिन जैसे ये हादसा होता है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साफ करते हैं कि यह एक मानवीय भूल है या कोई एक महज हादसा है। वह यह मानने को तैयार नहीं है कि बोइंग इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। हालांकि अभी भी जांच होनी बाकी है, लेकिन इसका इतिहास बताता है कि दाल में थोड़ा नमक नहीं, दाल पूरी काली है। जी
जी, मैं आपसे इसमें बिल्कुल सहमत हूँ। वो अपने ऊपर तो कोई ब्लेम नहीं लेंगे। वी आर टॉकिंग ऑफ वेरी पावरफुल डीप स्टेट, वी आर टॉकिंग अबाउट अमेरिका। अभी आपने सऊदी का एग्जांपल दिया। लॉबिंग भी चलती है, आर्म ट्विस्टिंग भी चलती है, आप जो भी कहिए ये सब चलता है। बट मेरा ये कहना है दिस शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ द लाइव्स ऑफ पीपल। तो वो क्यों मानेंगे कि भाई बोइंग के कोई फॉल्टी पार्ट्स हो या कुछ गड़बड़ हो उधर। डॉक्टर वंदना सिंह, यही हमारी और आपकी जिम्मेदारी आती है, जनता के सामने सच लाया जाए और पूरे इस नेक्सस को नेकेड किया जाए, तभी हमारे लोगों की जान बच सकती है। जी वंदना जी। मैं एक और चीज कह रही थी, आप ये भी देखिए कि हाउ मच एम्प्लॉयमेंट इज क्रिएटेड बाय बोइंग। आप इस पे भी नजरे अंदाज करिए कि वो अमेरिका इटसेल्फ में कितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं। दे आर क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, नॉट ओनली आर दे क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, दे आर spreading more all over the world. So Boeing is such a big giant, और lobbying तो ये करेंगे, पर this should not be at the cost of crossing regulatory bodies like FAA. You cannot cross regulatory bodies unless all the green ticks are met. You cannot get approvement of the equipment. और इसमें मैं आपके साथ पूरी तरीके से सहमत हूँ। लेकिन वंदना जी, भारत सरकार ने किसी कंपनी को कई बार नकारा हुआ है। यह पहला मौका नहीं था। बोइंग इससे पहले भी F-21 विमान भी भारत को बेचने का प्रयास कर चुकी है। असल में F-16 लड़ाकू विमान जो पाकिस्तानी वायुसेना उपयोग करती है उसके अगेंस्ट में दिया जा रहा था। बोइंग ने भारतीय वायुसेना को यह बताने का प्रयास किया कि F-21 पाकिस्तान द्वारा उपयोग किए जाने वाले F-16 विमान से एकदम अलग है। हालांकि वायुसेना ने इसमें अपनी कोई रुचि नहीं दिखाई और स्पष्ट तौर पे इस डील के लिए मनाही कर दी। मतलब साफ है कि पहले भी अप्रोच किया गया है, लेकिन भारत इनके झांसे में नहीं आया है। ऐसे में क्या लगता है कि पिछली सरकारों की देन रही इस डील की या मौजूदा सरकार भी उसमें रुचि दिखाई? जी डॉक्टर वंदना जी, ऐसा नहीं है। ऐसा आप हमारी सरकार की बात कर रहे हैं ना? जी जी, मौजूदा गवर्नमेंट। हमारी सरकार ऐसी नहीं है। हमारी सरकार बहुत ही स्ट्रॉन्ग सरकार है, रेजिलियंट सरकार है। हमारी सरकार को हाँ बोलना आता है और ना बोलना आता है। हमारी सरकार कभी ऐसे डिसीजंस और दबाव में नहीं आती है। इसीलिए शायद F-21 को मना कर दिया गया और भारत सरकार ने सही फैसला लिया। लेकिन जो अभी हादसे हुए हैं उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर पड़ेगी आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन आप दोनों लोग इस खास कार्यक्रम में आए, अपनी राय से अवगत कराए हमारे दर्शकों को। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए न्यूज के साथ।